सादर अनुरोध करूंगी श्री अनूप सोनू जी, प्रधान संपादक महोदय से स्वागत एवं सम्मान, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट के साथ गिफ्ट हैम्पर हम प्रदान करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, तालियां भी आपकी ओर से हो। हमारे बीच माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण किशोर जी का हम स्वागत सम्मान कर रहे हैं इस न्यूज 11 कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर। सच की ताकत के साथ सच है तो दिखेगा, इसी सूत्र वाक्य के साथ न्यूज 11 हमेशा कार्य करता रहा है और आज हमें हार्दिक खुशी है कि हमारे बीच कुछ ऐसे गणमान्य अतिथिगण हैं जिन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं और वित्त मंत्री महोदय से ही हमारा आग्रह होगा इन सभी हमारे जो अतिथिगण हैं उनका सम्मान करें। सबसे पहले आएंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी डायरेक्टर आयुष, साथ में डॉक्टर अशोक पासवान, डिप्टी डायरेक्टर आयुष, कृपया मंच पर आ जाएंगे। साथ ही डायरेक्टर मेधा श्री जयदेव विश्वास जी को मंच पर मैं आमंत्रित कर रही हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी डायरेक्टर आयुष, डॉक्टर अशोक पासवान, डिप्टी डायरेक्टर आयुष और डायरेक्टर मेधा श्री जयदेव विश्वास। योग द्वारा स्वास्थ्य लाभ, बहुत स्वागत और अभिनंदन। 745 आयुष आम तथा गुमला पलामू। माननीय वित्त मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा दुमका में 5 टन बेडेड महर्षि चरण नित्य अस्पताल इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपका हम सम्मान कर रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आयुष निदेशालय के द्वारा योजना से झारखंड सरकार की ओर से आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लगातार हमारे झारखंड के लोगों के प्रति जिससे किसी मरीज को इन केंद्रों पर 12 एक संवेदना रखते हुए उनके स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य कर रहा है आयुष निदेशालय। आम में आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज के साथ साथ उनकी बीमारी संबंधी जानकारी का और इनके बाद मैं आवाज दूंगी पद्मश्री छुट्टी महतो जी, सरायकेला से हैं। डायन प्रथा के विरुद्ध आपने ऐसा कार्य किया है, प्रेरणादायक कार्य आपने किया है और इस कार्य के लिए आपको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तालियों के साथ हम स्वागत करें पद्मश्री छुट्टी महतो जी का। आपके करकमलों द्वारा, महोदय के करकमलों द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय आपका सम्मान कर रहे हैं पद्मश्री छुट्टी महतो जी। साथ ही मैं आवाज दूंगी जे राजेश जी, डीन एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, कृपया मंच पर आएंगे। जे राजेश जी, डीन एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, आपका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। साथ ही मैं आवाज दे रही हूं आकाश इंडिया के मिस्टर प्रवीण सिन्हा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कृपया मंच पर आ जाएंगे और साथ ही मिसेस भावना शर्मा, मार्केटिंग ऑफिसर, आपका भी सम्मान माननीय वित्त मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। आपके लगातार प्रेरणादायक कार्यों के लिए आपका सम्मान न्यूज 11 कॉन्क्लेव 2025 के इस मंच पर माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। आकाश इंडिया, बिल्डिंग लाइफ एंड स्टाइल जमशेदपुर, प्रवीण सिन्हा जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मिसेस भावना शर्मा मार्केटिंग ऑफिसर, आप दोनों का सम्मान प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय का। और अब इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए विपिन जी से आग्रह होगा आप बातचीत शुरू करें। हेलो हेलो, हेलो। न्यूज 11 कॉन्क्लेव को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। सर, आपका स्वागत है इस कॉन्क्लेव में। सर, विषय हम लोगों ने जो रखा है कि 25 वर्षों का सफर झारखंड 15 नवंबर को पूरा कर लेगा। इस दौरान कई राजनीतिक उठापटक का केंद्र झारखंड रहा। राजनीतिक अस्थिरता के केंद्र के रूप में झारखंड को देश के फलक पे जाना जाता था।
बीते 10-11 वर्षों से स्थिर सरकारों की परिपाटी यहाँ पर शुरू हुई, लेकिन जिस तरीके से सफर राज्य ने शुरू किया था सर, 25 वर्षों के बाद झारखंड को कहाँ पाते हैं? और देखिए सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 11 को बधाई देता हूं कि ऐसे झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार के कॉन्क्लेव के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक संगठनों के नेताओं के विचारों को आप जनता तक लाते हैं उनके सामने। ये बड़ी अच्छी पहल मैं मानता हूं। यद्यपि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम विधानसभाओं में भी चर्चा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कैमरे के सामने हम जो बात कहते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है, पूरा प्रयास होता है कि जो राज्य के संदर्भ में जनहित में जो वास्तविक बातें हों वही बातें आपके माध्यम से हम जनता तक रखें। न्यूज़ 11 ये जानना चाहता है कि 25 वर्षों में झारखंड कहाँ खड़ा है। मैं राजनीति से हटकर एक झारखंड के नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं या मुझे यही कहना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को लेकर आज से 25 वर्ष पूर्व इस राज्य का निर्माण हुआ था, वह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं भी, और हर व्यक्ति सोचने का अपना निजी अधिकार रखता है। उनकी सोच कुछ अलग भी हो सकती है। मैं विस्तार से वैसे गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना मानता हूं कि जब हम बिहार से अलग हुए तो उसके पीछे सिर्फ सत्ता सुख भोगना ही हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था कि हमारा अपना बजट हो, राज्य की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, जो हमारी आवश्यकता है उसके आधार पर हम बजट तैयार करें। हमारे राज्य का बजट मजबूत हो, हम वित्तीय मामलों में हमारा ये राज्य अपने संसाधनों पर अपने को इतना मजबूत करे कि बहुत केंद्र पर निर्भर होने की आवश्यकता ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में जब ये राज्य अलग हुआ था और सरकार बनी थी, तो जो प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए थी कि किसके लिए ये राज्य बना है, उसकी जरूरतें क्या है। हमारे पास ईश्वर की दी हुई खनिज संपदा है, वन संपदा है। हम इसके माध्यम से वित्तीय स्रोतों को बढ़ा करके उन जरूरत के लायक योजनाओं के ऊपर काम करें और इस राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करें। ये राज्य निर्माण के समय में ही ये प्राथमिकता तय होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उस समय इस राज्य का नेतृत्व संभाला था, दुर्भाग्य की बात है कि किसी ने वो प्रायोरिटी तय की ही नहीं, जिसका परिणाम यह है। हेमंत सोरेन जी के साथ इसके पहले 14 वर्ष 2014-2019 में मैं विधानसभा में था, वो नेता प्रतिपक्ष थे, और उसके बाद 2019 के बाद उनकी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। तो पार्ट 1 गवर्नमेंट में जो कुछ भी हुआ, मैं बाहर से रहकर वो अनुभव भी साझा कर सकता हूं। और इस पार्ट 2 में तो मैं राज्य का वित्त मंत्री हूं और मैं देख रहा हूं। एक बात तो माननी होगी
उनके अंदर, हेमंत सोरेन जी के अंदर एक कसक है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। ये मैंने 6 महीने के अंदर देखा है, और यदि हम जैसे जैसे आपके संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हम आपको और आगे भी बताएंगे। लेकिन ये इतना मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता जिन लोगों ने आज आपके इस कॉन्क्लेव को साझा किया होगा, और कोई राजनीतिक टिप्पणी भी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात हम कहना चाहते हैं। ये राजनीतिक बहस की बातें हो सकती हैं, आपके समय में, हमारे समय में, आपने क्या किया, हमने क्या किया। देखिए, मेरे 45 वर्ष के राजनीतिक अनुभव है। अभी हमारे पूर्व के एक प्रदेश के वरिष्ठ नेता, और मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा है, उस बात को मैं चाहता था कि उसको क्लियर करूं। उनके उस वाक्य पर कुछ तालियां भी बजी थी, और ये बेहतर अवसर है कि मैं उस बात को क्लियर कर दूं। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में अपना रास्ता ढूंढने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम राजनीतिक या हमारे जैसे राजनीतिक व्यक्ति यदि यह इस नतीजे पे पहुंचता है कि सामने का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो रास्ता बदल करके भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। और जहां तक राधा कृष्ण किशोर के सोच की बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष मैं नहीं देखता हूं। मैंने तो यह भी अनुभव किया है कि कल जो राष्ट्रीय नवीन मेल अखबार में थे, आज प्रभात खबर में हैं। आज जो प्रभात खबर में हैं वो कल न्यूज़ 11 में होंगे। रास्ता जिसको जहां मिलता है वो लेकर के आगे बढ़ते। लोग अगर ये सोचे कि उनका कमिटमेंट एक पार्टी के साथ बना रहे, मैं उससे ज्यादा महसूस करता हूं कि एक राजनीतिक व्यक्ति का कमिटमेंट जनता के साथ होनी चाहिए, व्यवस्था के साथ होनी चाहिए, राज्य और देश के साथ होनी चाहिए। सर, जिस रास्ते की बात आप कह रहे हैं कि रास्ते को बदल के भी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, सरकार जिस रास्ते अभी आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप राज्य के वित्त मंत्री हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, जो रोड मैप तैयार किया गया है, बीते दिनों उस पर आपने 16वें वित्त आयोग की टीम के समक्ष झारखंड का प्रेजेंटेशन भी रखा। आप लोगों ने डिमांड भी किया कि 5 वर्षों के लिए झारखंड को क्या क्या चीज़ें चाहिए, जिससे झारखंड जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति जो मिलती थी, उस जो 2022 से मिलना बंद हुआ, उसके बाद की व्यवस्थाएं कैसी हो, तो बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर फिलहाल झारखंड सरकार कैसे आगे बढ़ रही है। और देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर करूं उसके पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं, मूल प्रश्न है कि 25 वर्षों में झारखंड कहाँ खड़ा है। और बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी किए हुए, एक राजनीतिक अनुभव रखने के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी सेक्टर में हम कहाँ खड़े। हमारे राज्य में लगभग 86,000 मिलियन टन कोयले का भंडार है, और इसके बावजूद भी हम करोड़ों रुपए लगाकर प्रति माह नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदकर राज्य की जनता को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम कहां खड़े। 1000 मेगावाट पावर इस्टेब्लिश करने में लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है, और इससे 10 गुना ज्यादा या उससे भी अधिक हम लोगों ने बिजली परचेज करने के नाम पर पैसा लगाया है। जितना पैसा हम लोगों ने लगाया है उतने में तो अब तक कम से कम मेरा अनुमान है कि 8 से 10,000 मेगावाट बिजली करने का प्लांट हम अपने राज्य में लगा सकते थे। और ये बात मैं कह रहा हूँ
मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि राज्य जब बन चुका था, उस समय जो प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए थी, नेतृत्व जिसके पास था वो कहाँ थे। हो सकता है कि आज इस चेयर पर बैठ करके आपके कॉन्क्लेव में दोषारोपण की बात की गई होगी। मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। रोड सेक्टर में हम कहाँ हैं, ये तो एनर्जी की बात हो गई। भारत का राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 500 किलोमीटर है। हमारा औसत क्या है? 186 किलोमीटर। जबकि अच्छे पथों की आवश्यकता झारखंड को है। जितनी खनिज संपदाएं या वन संपदाएं का परिवहन हम करते हैं, वो सब रोड के माध्यम से अधिकांश तक करते हैं। और मैंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि साहब रोड सेक्टर में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अभी हमारे पूर्व के मित्र कह रहे थे कि रोजगार सृजन की बात, सरकारी नौकरी में लोगों को स्थान देकर के रोजगार सृजन की बात नहीं की जा सकती। 2 लाख नौकरियां सरकार के पास हैं, 2 लाख पद। इससे झारखंड की बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता है। झारखंड को अगर झारखंड के लोगों की बेरोजगारी दूर करनी तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे लोग रह रहे उनको तालाब दीजिए, मछली पालन करवाइए। आज हम मछली केरल से, आंध्र से मंगाते हैं, पश्चिम बंगाल से मंगाते हैं। जब वो अपने तालाब में मछली पालन करेंगे तो उससे व्यवसाय बढ़ेगा, राज्य सरकार को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाइए। हम फिगर के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि ये राज्य 25 वर्षों में कहां खड़ा है। 500 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता यह राष्ट्रीय औसत है। और झारखंड की बात करिएगा तो महज 150 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध होता है। यानी कि एलाइड एग्रो सेक्टर, वो भी कोई प्रायोरिटी 2000 के बाद से लोगों ने तय नहीं किया। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वाटर कंजर्वेशन की, जल बचाने की। और मैं बहुत ही गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, बहुत ही संजीदगी से। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो आज से 10 वर्ष के बाद जो स्थिति आएगी, लोग झारखंड में रहना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें पीने के पानी की उपलब्धता उनके पास नहीं होगी। कभी उन लोगों ने सोचा कि वाटर कंजर्वेशन के सेक्टर पर क्या काम करना है? हम आपको बताएं कि वर्ष 1950-1960 के दशक में, यद्यपि हम एकीकृत बिहार के साथ थे, लेकिन उस समय झारखंड के एरिया में जो भूगर्भीय जल की उपलब्धता थी वो लगभग 30-35 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे धरती के नीचे था। और आज मात्र 5 मिलियन क्यूबिक मीटर ही पानी की उपलब्धता है। ये जो अभी जो 3 दिनों से बारिश हुई, इस पानी को बचा पाने के लिए क्या योजना तैयार हुई? ये पानी यहाँ से निकलता है, कोयल होते हुए, सोन होते हुए, गंगा होते हुए समुद्र में चला जाता है। हम सरफेस वाटर को भी नहीं कंजर्व कर पाते। आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार क्या करेगी, मैं बताऊंगा। इन सब चीजों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा था और निष्पक्षता के साथ कहा था कि कोई पॉलिटिकल ना तो ये मंच है और ना मैं बनाऊंगा, ना कोई दोषारोपण करना हमारा जो है सो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ आप पर बातों को रख देना ही ये नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गवर्नमेंट अब ये सोच रही है
कि विगत 15-18 वर्षों में क्या हुआ। हम ये सोच रहे हैं कि अगले 25 वर्षों में झारखंड को कहां पहुंचाना है। ये कॉन्सेप्ट, ये विजन उन सरकारों के पास नहीं थी। हम इसीलिए इन सब चीजों, हमारे पास खेती योग्य जितनी जमीन उसके एगेंस्ट में मात्र 20% ही सिंचाई की व्यवस्था है। और जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करते हैं, एक चीज तो याद रखिए, हम कितना भी फैक्ट्री कर दे, कितना भी उद्योग लगा ले, लेकिन पूरा झारखंड तब तक मुस्कुराता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक कि गांव मुस्कुरा न दे। और गांव की मुस्कुराहट होगी उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ा करके। देखिए, यही कारण था। हम तो पलामू से आते हैं। पलामू में जो उग्रवाद की समस्या थी, ये सामाजिक आर्थिक, कई लेखकों ने लिखा है, विचारकों ने लिखा है कि जो माओवादी वहां पनपे, उसके पीछे सामाजिक आर्थिक कारण था। यही था कि साहब, हम उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का लाभ उनको नहीं दे पाए, और हर व्यक्ति को 2 रोटी चाहिए। जब हमारे पास नहीं मिलता था, इस व्यवस्था के पास नहीं मिलता था, तो लोग माओवादी के शरण में जाते थे। उन्हें बंदूक ढोने में 3000 रुपया मिलता था। पहाड़ पर जहां वो रहते थे, नीचे से पानी पहुंचाने के लिए 3500 रुपया प्रति माह मिलता था। और यही कारण था कि वहां माओवादी की संख्या बढ़ रही थी। आज कहाँ है माओवादी? हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। हम उन लोगों को रोजगार देने के पक्ष में, ताकि वो उधर ना जाएं, इधर इंडियन डेमोक्रेसी के मेन स्ट्रीम में रहकर काम करें। ऐसे कई क्षेत्र, बहुत लंबा समय लगेगा। एजुकेशन के मामले में क्या बात करेंगे डेवलपमेंट का? और फिर मैं कहूंगा कि आप जानना चाहिएगा कि जरूर कि छोड़िए जो हुआ सो हुआ, आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का इतना अच्छा माहौल है, लेकिन आप हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को देख लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से हम बहुत पीछे। लोग एडमिशन नहीं ले पाते, लेकर करेंगे भी क्या? लेक्चरर प्रोफेसर नहीं है उन जगहों पे, क्या पढ़ाई होगी? और पॉपुलेशन के आधार पे जितना डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, ये नहीं खुला है। मैं बहुत हल्की बात नहीं करता हूं। अपने राजनीतिक जीवन में, अपने निजी जीवन में, और एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते तो मुझे और भी जिम्मेवारी है कि मैं कोई हल्की और ओछी बात ना करूं। करप्शन पर बोलने का कोई अधिकार है क्या? बाबूलाल जी ने सुबह ही इस मंच पे कहा कि सरकार में करप्शन का बोलबाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधे के रूप में इस सरकार में प्रमाणित करके बता दें। अभी हाल में जो डिप्टी कमिश्नर और पुलिस ऑफिशियल्स का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, कहीं से भी एक मैं इन राइटिंग नहीं खोज रहा हूं, लेकिन कहीं से सामने मौखिक कहवा दें कि ऐसा हुआ है। हम भी बड़ा, हालांकि राजनीतिक उम्र में, पॉलिटिकल एज में, मैं 1980 में विधायक बन गया था, सबसे कम उम्र में, लेकिन उसके बाद भी हम बाबूलाल जी के प्रति बहुत सी सम्मान रखते हैं, बहुत आदर करते हैं उनका। वो भी मुझे उतना ही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आंख में काजल और दूसरी आंख में आप सुरमा लगा करके लोगों को देखिए, तो सुरमा वाले आंख से आपको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन काजल वाले आंख से अगर आप देखिएगा तो बुराई ही बुराई नजर पड़ेगी। पूर्व की सरकार में लगभग 4,500 करोड़ रुपए के लागत से हेल्थ बिल्डिंग बना है, स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
आज पूरे झारखंड में इन केंद्रों में, इन भवनों में बाहर से ताला बंद है। वहां एक सिस्टर नहीं है, एक एएनएम नहीं है। ये 14 से 19 का टेन्योर आप समझता हैं? वर्ष 2014 से 19 के 2019 कालखंड में भाई, जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, एएनएम नहीं था, कंपाउंडर नहीं था, पैथोलॉजिस्ट नहीं था, तो फिर 4,500 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनाने की क्या आवश्यकता थी? और जब आपने बिल्डिंग बना दिया था तो साथ ही साथ उन स्वास्थ्य भवनों में पदाधिकारी और कर्मचारी और संयंत्रों को भी स्थापित करना तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी। अब खुद वो फैसला करें। राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के करप्शन से बड़ा करप्शन वो है कि नहीं। डेड एसेट है वो झारखंड के लिए। उस एसेट, उस संपत्ति का कोई लाभ झारखंड को मिला ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसी उद्देश्य से यह काम किया गया तो ये एक फिनेंशियल क्राइम में मानता हूं। यह पैसा झारखंड राज्य के टैक्स देने वाले लोगों का पैसा है। इसको मिसयूज करने का अधिकार किसी को नहीं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते एक चीज हम आपको बता दें कि जो हमारा 24-25 में जो बजटरी प्रोविजन था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और स्कीम के ऊपर, जो बजट हम लोगों ने तैयार किया था, और एक कोशिश हम ये बताते हैं कि सर हेमंत सोरेन सरकार की एक कोशिश थी कि स्थापना में कम खर्च करिए और राज्य के लोगों की भलाई के लिए योजनाओं के ऊपर ज्यादा खर्च करिए। तो आपको हम बताएं कि दोनों के बीच 65 और 35% का गैप था। स्कीम के ऊपर 65% था, स्थापना पे 35%, और स्थापना के ऊपर 35%। और यही प्रयास इस बार के बजट में 25-26 के बजट में वित्त मंत्रालय संभालते ही मैंने ये प्रयास किया, और वही हुआ कि 40% या 38% स्थापना के ऊपर, बाकी जो शेष पैसा था वो योजना के ऊपर हम लोगों ने निर्धारित किया। मैं फिर भूल ना जाऊं, इसलिए ये उचित अवसर है कि मैं ये बताऊं हमारे पूर्व के मित्र ने कहा मैया सम्मान योजना 13,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये बड़ा सवाल उठा है सर कि पैसा सरकार कहाँ से लाएगी, और ये भी आम चर्चाएं इन दिनों हो रही है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा देने की वजह से विभिन्न योजनाओं की पैसे को रोक कर रखा गया है, टेंडर्स नहीं निकाले जा रहे हैं, पूर्व के कई पैसे होल्ड पड़े हैं ट्रेजरी में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार का फोकस मैया सम्मान योजना पर है। थोड़ा मैं यहाँ पॉलिटिकल एंगल लेता हूँ उत्तर करने के पहले। जब किसी प्रतिपक्ष के लोगों को मैया सम्मान योजना की चिंता होती है या ख्याल आता है, तो इसके पहले उन्हें चिंता करनी चाहिए उज्ज्वला गैस योजना का। मैया सम्मान योजना की राशि तो यहाँ लवली बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, पलामू जिले से आती हैं। जी। ये बता दें कि मैया सम्मान योजना का पैसा रुका हुआ है, नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी बता दें कि 2014 से 19 के कालखंड में जो 1 रुपए में उज्ज्वला गैस चूल्हा दिया गया था वो किस अवस्था में है? क्या वो वोट के दृष्टिकोण से नहीं था? आपने एक बार चूल्हा दे दिया। इस राज्य का प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 है, लेकिन आप अड़की चले जाइए, बिरबांकी चले जाइए, रनिया के किसी गांव में चले जाइए, पलामू के चेतवा में चले जाइए, बूढ़ी बुका चले जाइए, बूढ़ा पहाड़ चले जाइए, झुमरा पहाड़ चले जाइए, क्या वहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया है?
अब ये बात मैं यहां से जोड़ रहा हूं कि वैसे अत्यंत गरीब, जिनके प्रति व्यक्ति आय की तुलना कर ही नहीं सकते, चर्चा करना बेमानी होगा, जो बड़ी मुश्किल से दिन में 20 रुपया 25 रुपया देखते, अब उनको आप चूल्हा तो दे दिए, अब 1000 का गैस कहां से लाएंगी? वो परिवार कहां से लाएगा जो प्रतिदिन 10 से 20 रुपया का मोहताज होता है? तो अगर ये समीक्षा करें लोग, तो मैया समान योजना पर तो कोई उंगली उठाने का अधिकार उनको नहीं बनता है। सर, बतौर वित्त मंत्री थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर दूं, लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। देखिए, हम लोग सब गांव से आते हैं और न्यूज़ 11 तो एकदम गांव में घुसा रहता है। मैं देखता हूं एकदम चिनिया, बरगढ़, कहां कहां वहां, और कोई दिखलाई पड़े या ना पड़े, न्यूज़ 11 का कैमरा दिखाई पड़ता है। क्या स्थिति है वैसे गांव में? ये बात सबको समझनी पड़ेगी। 2500 रुपया जा रहा है, जो नंगे पांव जिस माँ का छोटा लाल बगल के प्राइमरी स्कूल में जाता था, आज वो स्कूल का जूता पहन के जा रहा है। ड्रेस नहीं था, ड्रेस पहन कर जा रहा है। 2 चपाती सुबह नाश्ता करके जाता है और 1-2 चपाती तो उसके टिफिन बॉक्स में रहता है। मैया समान योजना के पहले नहीं था। माँ 1 गिलास सत्तू पिला देती, बच्चा स्कूल जाता नंगे पांव। इसीलिए, और वो महिला जिसको मिल रहा है, इशारे में सब हमारी माँ बहन समझेंगी इस बात को, वो महिला जिसको अपने शरीर के लिए जरूरत की चीजें चाहिए थी, अब वो गांव के सामने हाथ नहीं पसार रही है, वो पैसा उसके पास है और जरूरत की चीजों को वो खुद खरीद रही है। इसलिए मैया समान योजना पर तो उंगली उठाने का कोई अधिकार बनता ही नहीं। सर, वही जानना हम चाह रहे थे कि क्या मैया समान योजना के लिए जो बजटीय उपबंध किया गया 13,500 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या इसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है विभिन्न योजनाओं में, या सरकार ने ये मैनेजमेंट कर रखा है फाइनेंशियली कि इस योजना को हम अलग से आराम से चला लेंगे, इसकी वजह से अलग से जो विकास कार्य है वो प्रभावित नहीं होंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि आपका चैनल बहुत तेज तर्रार चैनल है, पता कर लीजिए कहीं मार्केटिंग बोरिंग किया है क्या हमने, हमारी सरकार ने? कहीं हम ऋण लिया है क्या? जबकि अभी भी FRBM एक्ट के तहत जो मैक्सिमम सीमा निर्धारित की गई है कि हम अपने बजट के अंतर्गत 3% का लोन ले सकते हैं, और लोन हम ले भी सकते हैं तो वो राजहित में अच्छा माना जाएगा। आपको हम बता दें कि अभी तक हेमंत सोरेन की सरकार का वित्तीय प्रबंधन इतना मजबूत है, लोन लेना नहीं पड़ा, कि हम लोगों ने 2.2 से ज़्यादा ऋण नहीं लिया है, और इसके बाद भी जो 0.98% FRBM एक्ट के तहत जो प्रावधान में बचता है, तो आज भी झारखंड राज्य 20,000 करोड़ रुपया हम ऋण ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मैया समान योजना के लिए ऋण नहीं लिया है। हम अपने संसाधनों को इतना मजबूत हम लोगों ने किया। और दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा हो जाए, पूर्व की सरकार, माफ करिएगा, हम पहले ही हमने कहा कि हम पूर्व और वर्तमान में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हाँ, कोई ये नहीं करेंगे, लेकिन एक मैनेजमेंट तो होना चाहिए फिनेंशियल। क्या मैनेजमेंट था? आपको एक फिगर में दिखलाता हूं कि क्या हम कोई भीख नहीं मांगते राज्य के लोग केंद्र से, ये हमारा अधिकार बनता है। हमारे यहां से जो टैक्स जाता है भारत सरकार के पास, और स्टेट को जो हिस्सेदारी मिलती है वो पैसा हमें मिलती है केंद्रीय सहायता राशि के नाम पर। अनुदान की राशि उनको देना ही देना है राज्य को, जनसंख्या के आलोक में और क्षेत्रफल के आलोक में। क्या स्थिति है झारखंड के साथ?
संभवतः पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16,000 करोड़ के एवज में 5,000 अनुदान की करोड़। राशि की बात करिए, मेरे पास मैंने ये 16 फाइनेंस के सामने इस बात को रखा था कि अनुदान की राशि 16,000 करोड़ रुपया 24-25 से मिलना था और लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला। और ये लगातार 3 वित्तीय वर्षों से ये गिरावट है। 5 वित्तीय वर्षों से लगातार अनुदान की राशि में गिरावट आती गई। भारत सरकार ने, देखिए ये संघीय देश है, अगर राजनीतिक शुचिता कोई खो दे तो भारत के संविधान के साथ अपमान हम मानते हैं। यह राज्य झारखंड भी केंद्र का बच्चा है। भाई आप उड़ीसा को मदद करिएगा, अन्य राज्यों को मदद करिएगा जहां आपकी सरकार है, और आप हमको दूसरी नज़र से देखिएगा तो झारखंड राज्य जो एक बच्चा राज्य है, इसको तो तकलीफ होगी, कष्ट होगा। तभी हम लोगों ने निर्णय किया, हेमंत सोरेन जी ने कहा अपने सभी मंत्रियों को कि अगले 20 वर्षों तक यहां किसी दूसरे पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार तो रहेगी हम ही लोगों की, इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी। और इस परिस्थिति में अगर केंद्र में हमारी सरकार न हो तब तो वो हमें आर्थिक सहयोग नहीं करेगा। इसीलिए झारखंड हम अपने बल पर, अपने रिसोर्सेज को इतना बढ़ाएं कि केंद्र पर हमें आश्रित रहने की जरूरत नहीं। आपको बताया, बहुत अनुसूचित जाति के प्रेम की बात करते हैं। मैं कल परसों से एक स्टडी कर रहा हूं। एक समय था 1980 के बाद से, इंदिरा जी थी उस समय, तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान लागू उन्होंने किया था अनुसूचित जाति के विकास के लिए। अब उसे प्रधानमंत्री अजय योजना के नाम से जाना जाता है। 4 वर्ष 2022, 23, 24, 25, 26 में 1 पैसा प्रधानमंत्री अजय योजना के नाम पर झारखंड को नहीं मिला। झारखंड को नहीं मिला। और आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति के प्रति बहुत प्रेम है, जनजाति के प्रति बहुत प्रेम है। अगर प्रेम होता तो इस पैसे से तो वंचित नहीं करते आप झारखंड को। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, इस तरह के 5-6 पेंशन योजनाएं, अक्टूबर माह से झारखंड को पैसा नहीं मिला है। ये बात मैं पॉलिटिकल कोई उन पर अटैक नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं राज्य की जो कि इसके बाद भी मैया समान योजना के लिए हम लोगों ने पैसा कहीं बाहर में हाथ नहीं फैलाया है। हम अपने बलबूते पर, अपने आर्थिक वित्तीय स्रोत के माध्यम से मैया समान योजना के लिए राशि की जुगाड़ हम लोगों ने की। सर, इस मंच के जरिए ही एक सवाल अगर आपसे हम ना लें तो शायद जो मौजूदा स्थिति है उसमें स्पष्ट चीज़ें नहीं हो पाएगी। ये 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात लगातार विभिन्न राजनीतिक मंचों से, झारखंड विधानसभा में बीते दिनों आपने इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात भी की, एक ब्रेकअप भी आपने दिया था। ये है क्या? ये बाकी है, ये उन कोल कंपनियों के पास हमारा पैसा है। और जब आप सम्मानित मीडिया के लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया एक वित्त मंत्री के नाते कि ब्रेकअप दीजिए कि 1,36,000 करोड़ किस हेड में बाकी है, तो डिटेल हमने वो आपको दिया भी था। 3 ऐसे हेड थे जिसमें हमारा पैसा पूरा जोड़ करके 1,36,000 होता है विथ इंटरेस्ट। और इस संदर्भ में हम कोयला मंत्रालय के आदरणीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से भी हमने मुलाकात की कि कुछ तो दे दीजिए सर, काम चलेगा। उनको लग रहा था कि मैया समान योजना के लिए मांग रहे, तो वो कविता है ना, रखो अपनी धरती तमाम। हम लोगों ने अपने बल पर, वो अपना रखें पैसा, हम लोग अपने बल पर झारखंड, जेएमएम, कांग्रेस, राहुल जी, गुरु जी, आरजेडी, हम लोगों ने मिल करके पैसे की प्राप्ति की। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। जो प्रचंड जनादेश आपको राज्य की जनता ने इस गठबंधन को दिया है,
उस जो प्यार जो मिला है इस गठबंधन को, अब सरकार धीरे धीरे चीज़ों को डिलीवर कर रही है, तो किसी तरीके से जो विपक्ष अब बातों को सामने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है, तो बतौर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राज्य की जनता को आप क्या आश्वस्त करेंगे? और देखिए, एक तो दो बातें आ गई आपके इस प्रश्न में कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम क्या मैसेज देना चाहेंगे झारखंड को, और दूसरा विपक्ष का आरोप है कि हमारी योजना धरातल पर नहीं उतरेगी। अगर धरातल पर, देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, और इतना पूत का पांव अच्छा था, शुभ था, कि झारखंड की जनता ने 2024 में उसी पूत को पालने से उठा के कुर्सी दे दिया। अगर हमारा लक्षण, हमारी सरकार से वो उम्मीद लोगों की टूट गई होती तो दोबारे अवसर नहीं मिलता। और पहले प्रश्न का यह उत्तर है प्रतिपक्ष के लिए, हमारी विरोधी पार्टियों के लिए, कि 2029 में भी इतना अच्छा काम करेंगे कि 2029 में भी उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब रह गई बात मैसेज की, तो मुझको लगता है कि राज्य की जनता को पूरा भरोसा है। इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, आरजेडी के जो नेता हैं लालू जी, इतना भरोसा है, इनको विश्वास है कि हम नई सोच के साथ, मैंने एक लाइन बीच में कहा था कि हम ऐसी योजना तैयार करेंगे। अभी तक तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पूर्व जो इस कुर्सी पर बैठे थे, पूर्व के पूर्व, समझे, सड़क, नली, गली, रोजगार, एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना चाहते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पास डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़े तो साथ में टीचर भी हो। सिर्फ बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रखती है। हेमंत सोरेन की सरकार और जनता को विश्वास है कि किस उद्देश्य से सिर्फ बिल्डिंग बनाने पर ध्यान लोगों ने दिया था, मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हम दोनों करेंगे। दूसरा, चूंकि मैं योजना विकास का भी मंत्री हूं, कल ही मैंने अपने अधिकारियों को यह सजेस्ट किया है कि इन बातों से अलग हट करके हम जो योजना तैयार करें, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, मिनरल्स है, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इस पर आधारित नई योजनाओं को हम सामने लाएं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर 25 वर्षों तक तो चलता रहा, वो भी चले, लेकिन अधिक हिस्सेदारी हम देंगे कि हम नई योजनाओं को सामने लाएंगे। अब नई योजना कैसे होगी? जैसे पर्यटन के क्षेत्र में हेमंत सोरेन सरकार के पास एक प्लानिंग है कि हम टाइगर प्रोजेक्ट एरिया को डेवलप करें, जो केचकी से लेकर के नेतरहाट तक, ये इस पर काम चल रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने केचकी को डेवलप किया है, बेतला को और अधिक डेवलप किया है, हम नेतरहाट को भी और अधिक डेवलप करेंगे। और हम बेतला और केचकी के बीच में हमारी योजना है, सरकार की योजना है कि ओपन टाइगर सफारी जो 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, टाइगर ओपन होंगे और जो विजिटर्स होंगे वो बंद गाड़ियों में होंगे। इस पर भी हम लोग काम करें। अब देखिए कैसे हम इस फॉरेस्ट टूरिज्म के माध्यम से हम अपने इनकम को कैसे जनरेट करेंगे। जब इस प्रकार नंदनवन में है और दूसरे जगहों पर है, तो इस प्रकार की योजना ला करके हम अपने जो हमको चाहिए जरूरत के लिए राशि, हम उसको भी इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ टूरिस्ट को भी हम झारखंड में बढ़ावा देंगे। सारांश में इतनी ही बात मैं कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हट करके
नई योजना 2 रोजगार भी उपलब्ध कराएगी लोगों को और इस राज्य को आर्थिक लाभ भी पहुंचाएगी। तो आप सुन रहे थे राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को कितनी बेबाकियों के साथ उन्होंने सबसे पहले तो 25 वर्षों के झारखंड के सफर में कमियां कहाँ रह गई जिसके वजह से झारखंड को जहां होना चाहिए था झारखंड वहां नहीं पहुंच पाया, इसके वजहों को बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि आने वाले 25 वर्षों में वो गलतियां ना दोहराई जा सके जो कि वर्तमान में दोहराई गई और जिसके वजह से झारखंड वहां तक नहीं पहुंच पाया। कई और गेस्ट हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह की बातों से वित्त मंत्री ने हमारी जनता को अवगत कराया उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर जो अब तक खुलकर मंचों पर नहीं आई थी उसको उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के इस कॉन्क्लेव में साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।